म्यांमार सरकार ने एक इनिशिएट लिया है। दंगाई रोहिंग्या मुसलमानों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हटा दिया गया है। जो संविधान को नहीं मानते हैं, देश की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, इस्लामिक चरमपंथ फैलाते हैं, देश के ऊपर अपने धर्म को मानते हैं और उन्हें लगता है कि वही अपने आप में सब कुछ हैं, उनका फंडामेंटल राइट इस्लाम से निकलता है, तो सत्ता परिवर्तन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं वो अब। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो वर्ष 2020 का म्यांमार में चुनाव है वह अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक लैंडमार्क है। आइए इस पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। जब प्रतिबंध लगाए गए वोटिंग राइट पर म्यांमार देश में माइनॉरिटी पर, तो पूरे मुस्लिम संगठन जो हैं वो चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये गलत हुआ है, फंडामेंटल राइट नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन यही लोग, यही संगठन तब चुप थे जब म्यांमार के अंदर बौद्ध मठों और बौद्धों पर इन रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा हमले किए जा रहे थे। यह भी विचारणीय है। ऐसा क्यों? प्रश्न खड़ा होता है और प्रश्न किया जाना चाहिए। लेकिन म्यांमार सरकार का जो तर्क है वह बिल्कुल न्याय संगत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकार का तर्क है कि जो कोई भी देश को अस्थिर करने का प्रयास करेगा या प्रयास किया है, वोटिंग राइट छीना जाएगा। 2020 में संसार का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें किसी कम्युनिटी को डिस्टर्बेंस फैलाने की वजह से उसे इलेक्शन प्रोसेस से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ताकि दंगाई प्रवृत्ति के जो लोग देश की सरकार परिवर्तन में हिस्सा ही न ले सके। नई सरकार के रूप में ऑन सांग सू की का जो स्वागत है नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्विटर हैंडल से किया है, बधाई दिया है और आगे साथ मिलकर के काम करने की भी बातें कही हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश म्यांमार से सबक सीखा है या सबक सीखने जा रहा है, उस पर अमल करके? जिस तरह से यूरोपीय देश में फ्रांस ने जिहादी सोच के प्रति एक अभियान छेड़ रखा है, उसी तर्ज पे क्या म्यांमार ने भी पूरे विश्व को एक नया रास्ता दिखाया है? जो लोग भी दंगाई के रूप में चिन्हित किए जाएंगे, उनके वोटिंग राइट चाहे किस भी कम्युनिटी के हों, वंचित किए जाएंगे। मैं अपने देखने वालों को यह भी बता दूं कि जो इलेक्शन प्रोसेस है, वहाँ का जो इलेक्शन प्रोसेस अपनाया गया है इस बार म्यांमार में जो चुनाव हुआ है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक सबक है, प्रेरणा देने वाला एक साहसिक कदम है। उस चुनाव में आखिर हुआ क्या? मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि 2012 तक वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। 2012 तक मिलिट्री शासन था। 2012 के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने की शुरुआत हुई। हालांकि 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था मिलिट्री के द्वारा, उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ थी, सवाल भी किए गए, सवाल उठाए गए उस पर। वहाँ के एक पॉपुलर लीडर हैं आंग सान सू की, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। 2015 में पहली बार चुनाव हुआ और दूसरी बार इसी वर्ष 2020 में दोबारा चुनाव हुआ है। इस चुनाव में ऑन सांग सू की पार्टी को मेजोरिटी मिला है। वहाँ सरकार बनाने के लिए 322 सीटें चाहिए होती हैं। सरकार बनाने के लिए अब तक उनको 346 सीट पर जीत की घोषणा हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में अल जजीरा या फिर अन्य मुस्लिम संगठन या खाली देश के लोग जो हैं, संस्था हैं, आरोप लगा रहे हैं चुनाव को लेकर के, वो इस चुनाव को मानने से इनकार कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इस चुनाव को मानने का क्या न मानने का क्या उनको अधिकार है? आप माने या ना माने, क्या अधिकार उनका बनता है? दरअसल जो वास्तविक वस्तु स्थिति यह है कि म्यांमार सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लेते हुए एक प्रयोग किया है। और वह प्रयोग क्या है? यह प्रयोग यह था
कि 15 लाख माइनॉरिटी को चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। मिलिट्री शासन जो अपोजिशन में है उनकी पार्टी, अपोजिशन पार्टी भी और जो सरकार में है वह दोनों ने सहमति बनाई और इनके राइट को ख़त्म किया गया, वोटिंग राइट को। वहाँ पर तकरीबन 4 करोड़ वोटर हैं और 15 से 20 लाख लोग जिनका कभी वोटर लिस्ट में नाम हुआ करता था, आज के तारीख में वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। एक बात और मैं अपने देखने वाले को बताऊं कि 1937 तक म्यांमार भारत का हिस्सा था। जो भारत का गवर्नर हुआ करता था अंग्रेज़ों के समय में, वह म्यांमार का भी गवर्नर हुआ करता था। यदि भारत आज़ाद हो जाता, आज़ादी की घोषणा हो जाती 1937 के दौरान, तो आज के तारीख में म्यांमार भारत का हिस्सा होता। बहादुर शाह जफर का कब्र भी रंगून में है। रंगून में अंग्रेज़ों के समय भारतीय कैदी रखे जाते थे। इसीलिए म्यांमार में जब 2012 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने की स्थापना हुई, तभी से म्यांमार भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रयासरत है। जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान का पेरेंट भारत है, म्यांमार का भी पेरेंट भारत ही है। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन जो लीडर थे, नेहरू हों, गांधी हों या अन्य लीडर हों, म्यांमार को फिर से वापस देश में मिलाने की कोई बात नहीं कही, उस देश के साथ में साथ चलने की बात नहीं करी। यह भी प्रश्न उठता है, इस पे ही प्रश्न किया जाना चाहिए, क्या इस पे आज जवाब मिलेगा? अगर आप म्यांमार का इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ के लीडर ने कभी भी भारत का विरोध नहीं किया। वो लगातार स्वतंत्रता के बाद भी भारत की ओर देख रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो आंग सान सू की सरकार ने भारत के साथ प्रतिबद्धता जाहिर कर साथ मिलने की बात कही थी, साथ चलने की बात कही थी। अब भारत में जो बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान की जो समस्या है, वो म्यांमार मुसलमान की समस्या है। यह भी ध्यान देने वाली बात है। वहाँ के मुसलमान ने हम ही प्रमुख हैं ऐसा घोषणा करते हुए बौद्धों और बौद्ध मत पर हमला शुरू कर दिया था। बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने तंग आकर के वहाँ के मुसलमानों को भगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका रहना स्वयं का मुश्किल हो रखा था। 2020 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह तय किया कि माइनॉरिटी जो दंगा में शामिल थी, उनका रोल था, चाहे वो 2 लोग हों, 2000 हों, 2 लाख हो, जितने भी हों, उनके वोट डालने का राइट जो है ख़त्म किया जाएगा, और ख़त्म कर भी दिया गया। उन दंगाइयों को डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही बाहर किया गया, और इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे म्यांमार में एक जश्न का माहौल क्रिएट हुआ, जश्न का माहौल बना। हालांकि ध्यान देने वाली बात एक और है कि भारत में जब NRC होगा, म्यांमार वापस लेने के लिए तैयार है, बांग्लादेश भी वापस लेने के लिए तैयार है इन घुसपैठियों को। चूँकि म्यांमार से निकल करके बांग्लादेश गए और बांग्लादेश रूट से यह भारत में आए, अब पूरे भारत में फैलते हुए आज तकरीबन 50,000 से ऊपर ये कश्मीर में है रोहिंग्या मुसलमान। लेकिन भारत का जो बुद्धिजीवी मुस्लिम तबका है या आम तबका भी जो मुसलमान का है भारत का, वह रोहिंग्या को वापस देने के लिए, जानने के लिए नहीं कहता है, उसे अपना ये भाई कहता है। तो यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि आप इनको रोजगार, रहने का घर, खाना पीना, सारा व्यवस्था क्या वो अपने हिस्से का देंगे या फिर सरकार अलग से व्यवस्था करेगी? इस पे भी प्रश्न किया जाना चाहिए। नमस्कार, वंदे मातरम।